तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम ना खराब करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमने पिछली वीडियो में फोटोसिंथेसिस तक अब तक कवर कर लिया है, लेकिन अब हमें उसी चैप्टर का रेस्पिरेशन देखना है कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, वो रेस्पिरेशन नहीं, वो ग्लाइकोलिसिस, वो आपका कर्ब साइकिल और वो आपका ईटीएस है जो कि पूछे जाते हैं। बाकी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि कुछ रह ना जाए। हाँ, कभी कभी एरोबिक इन एरोबिक में, माफ कीजिएगा, एरोबिक और एन एरोबिक में खासकर डिफरेंस पूछा जाता है। सो इस वजह से हमें यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत बड़ी मात्रा में या जिसके पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो आपका ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस और आपका कर्ब साइकिल है, जो बहुत बड़ी मात्रा में या कई बार पूछा जाता है और अच्छे खासे नंबरों में। ये बड़े नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ऐसी सिंपली नहीं आने वाले हैं। सो ध्यान से देखेंगे। थोड़ा हार्ड है, मैं बिल्कुल आपको दिलासा नहीं दूंगा, ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ध्यान देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, हमें रेस्पिरेशन की एक नॉर्मल सी बात तो पता ही होगी कि रेस्पिरेशन के माध्यम से आपका शुगर यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और साथ ही साथ हमें एनर्जी प्राप्त होती है। पता ही है, एटीपी के रूप में हमें एनर्जी प्राप्त होती है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है, जहाँ से वो शरीर के विभिन्न पार्ट में बांट दी जाती है जैसे जिस अंग को जरूरत पड़ती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते भी होंगे। तो आइए एक बार इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तो ये ऐसे ही सिंपल हो जाएगा। तो देखिए, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल it is the one of the most important biological process in which सेल यूज करते हैं इनहेल्ड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं उसका यूज कौन करता है? सेल करता है। टू ब्रेक डाउन शुगर, यानी कि शुगर को तोड़ने, एंड ऑब्टेन एनर्जी, प्रोड्यूस CO2, यानी कि एनर्जी को प्राप्त करता है और आपका CO2 प्रोड्यूस करता है, CO2 उत्पन्न करता है। देखिए, इसे कुछ इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये वह इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है, एनर्जी प्राप्त की जाती है। बहुत ही सिंपल सा कहने का या एक्सप्लेन करने का तरीका ये भी है। तो हमें इन सब चीज़ों पे उतना खास ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ये चीज़ें नॉर्मल है, पता भी होंगी। आइए हम इसके आगे की चीज़ देखते हैं। तो आपके रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल रेस्पिरेशन, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये रेस्पिरेशन बाहर होती है। बाहर से मतलब जो हम वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर और इंसान या जो भी आपके प्लांट है उनके बीच में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वही आपकी एक्सटर्नल है। इसे नॉर्मली हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना ही आपका क्या है? ब्रीथिंग की प्रोसेस है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। जो प्रोसेस आपकी अंदर होती है सांस लेने के बाद, आंतरिक जो प्रोसेस होती है वो है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये आपकी कोशिकीय श्वसन है, ये आपके अंदर होती है। अब उसी प्रोसेस को देखना है। इसी प्रोसेस में हम देखते हैं एरोबिक और एनएरोबिक। तो प्लांट्स के अंदर की यही प्रोसेस को आज हम देखेंगे कि किस तरीके से उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहली बात कि इसी एरोबिक एनएरोबिक के बाद हम ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या है। तो वहीं पे आपको पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, कर्ब साइकिल और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ETS। और वही ये तीनों टॉपिक मेन है। ये तो हमें बस ऊपर से सिर्फ अपने एक ज्ञान के लिए कह लीजिए जान लेते हैं। पेपर में एरोबिक एनएरोबिक पूछता है तो उससे जानना हमें जरूरी है। इनके बीच में खासकर डिफरेंस पूछता है जो कि मैंने बता दिया है। तो आइए एरोबिक और एनएरोबिक को देखते हैं।
तो एरोबिक और एनएरोबिक क्या है? ये टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, क्योंकि ये इनकी आंतरिक प्रोसेस है जो इनके अंदर होती है। आइए देखते उन्हें समझते हैं। सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए भैया, किसी को भी सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि ये प्रोसेस होती कहाँ पे है। तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरा है ये आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो जाती है। दूसरी बात, अब इसके एग्जाम्पल सुन लीजिए। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गए, इनके अंदर यही क्या कहते हैं रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और सभी प्रकार के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। सभी हायर प्लांट कह लीजिए या आपके हायर जो ऑर्गेनिज्म है, उन सभी के अंदर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और सुनिए, इसमें क्या होता है, जो आपका फूड मॉलिक्यूल होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। फूड मॉलिक्यूल से मतलब है आपका ग्लूकोज का या शुगर कह लीजिए, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और वो टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यानी कि एटीपी में। ध्यान दीजिएगा, हम कंपैरेटिव मेथड में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर में कंपैरेटिव मेथड ही पूछा जाता है, इस वजह से सिर्फ ऐसे बताया जा रहा है, और कोई मेरे दिल में ऐसी कोई भावना नहीं है। दूसरी बात, आपको ये चीज़ पता होगी ना कि हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, हमें पता होगी। इस प्रोसेस में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कुल 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एकदम क्लियरली जान लीजिए, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो आपके 38 एटीपी बनते हैं, क्या बात है कि इसमें से 2 एटीपी आपका खर्चा हो जाता है, यूज हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पे 36 एटीपी बचती है और वहाँ पे आपकी 2 एटीपी है। यही कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ खास नहीं है। तो आप इतना जानिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 और एनएरोबिक में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इनका चल के आगे वही ग्लाइकोलिसिस, कर्ब साइकिल और ईटीएस में यूज होगा, तब आपको वहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि इस पूरे प्रोसेस में 38 एटीपी खर्चा होता है, 38 एटीपी हमें फॉर्मेशन होता है, हमें प्राप्त होता है, इतना बनता है, और 2 एटीपी इस पूरी प्रोसेस में खर्चा हो जाती है, लॉस हो जाता है। अब आप बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो पसंद आया करे तो हाथ बढ़ाया करिए, लाइक कर दिया करिए यार, क्या करते हैं आप लोग भी, मजाक करते हैं हमारे साथ। थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो थोड़ा मन को खुशी मिल जाती है। एक कमेंट आने पे हम पूरा दिन नाचते हैं, अब हमको लगता है नाचते हुए देखना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से चाहते हैं हम काम ही करते रहें। थोड़ा मोड़ा खुशी की भावना पहुंचा दिया करिए, अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो बात ही खत्म। हाँ, ये बात अलग है कि आप हमको 2 सेकंड सुन के एडजस्ट करने लगेंगे कि यहाँ घंटा बता रहे हैं, बता का रहे हैं, कुछ इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं होने वाला। जाइए C3 देखिए, C4 देखिए, कितना सिंपली एक्सप्लेन किया है, नॉर्मली बताया है। सुनेंगे, जरा टाइम देंगे तब ना समझ में आएगा कि अरे ना 2 सेकंड में हम जान जाते हैं कि कैसे हैं पढ़ाने वाले, हम तो देख ही के जान गए कि बे इनको तो कुछ आता ही नहीं है। थोड़ा देखिए, थोड़ा रुकिए, बड़ी ही नॉर्मली दिया है, हम भी आपके जैसा ही था 1 साल पहले, उसके हिसाब से चीज़ें चुन कर निकाल कर दी है आपको। जरा सा रिलेट करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। एक तो बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप लोगों ने C3 C4 नहीं देखा है तो जाके देखेंगे, 2-3 बार में ही क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर, ऐसा क्लियर कि पेपर में करके भी आएंगे
और अगर मन आएगा तो याद कर लीजिएगा हमको। चलिए, बहुत तारीफ हो गई हमारी। अब बात करते हैं एनएरोबिक की। तो क्या होता है कि इसमें यानी कि कह लीजिए बैक्टीरिया या यीस्ट में जब एनर्जी की कमी पड़ जाती है, ठीक है, एनर्जी की कमी हो जाने की वजह से फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। इस वजह से फूड का सही तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ऐसे में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यानी कि बैक्टीरिया और ईस्ट में एथिल अल्कोहल और CO2 प्रोड्यूस होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान उनके अंदर क्या बनता है, उनके अंदर CO2 और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे CO2 और आपका एनर्जी और आपके वाटर का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको कंपैरेटिव मेथड से बता दिया है, चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कंपैरेटिव मेथड पता है तो आप उसे नॉर्मली भी लिख सकते हैं कि हाँ, एनएरोबिक में ये चीज़ें होती हैं, एरोबिक में ये चीज़ें होती हैं, कहानी ख़त्म। और अगर आपको नॉर्मल पता है तो उसे कॉम्परेटिव मेथड में भी लिख सकते हैं, यानी कि डिफरेंस के भी रूप में लिख सकते हैं। सब आपके हाथ में है, सब आपके इसी हाथ में है। जिस हाथ से आप सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, इसी हाथ में सब कुछ है। देखिए, जो पीछे बताया है वो मुझे डाउट हो रहा है कि शायद आप लोग को ना समझ में आए। देखिए, सिंपल सा कहने का मतलब है कि फूड मटेरियल यानी कि ग्लूकोज वो जब टूटता है पीछे एरोबिक रेस्पिरेशन में जब टूटता है तो उससे आपका क्या बनता है, उससे आपका बनता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जो आपका इसमें है, यहाँ पे आपका ग्लूकोज का अच्छे से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पे जो आपका फूड मटेरियल है या आपका ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब ग्लूकोज आधा अधूरा ब्रेकडाउन होता है तब आपका CO2 और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ गए? तो चलिए एक बार हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं कि प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहली बात, प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक, प्लांट के अंदर हम लोगों की तरह स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं जो कि इन प्रोसेस को करते हो। वो अपना ये प्रोसेस यानी कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस यानी कि CO2 को बाहर निकालना, O2 को कैच करना, ये प्रोसेस आपका वो स्टोमेटा के थ्रू यानी कि पत्तियों के थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू यानी कि स्टेम के थ्रू, इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू ये प्रोसेस आप वो करते हैं। आप नहीं, वो लोग यानी कि प्लांट्स करते हैं। अच्छा, कुछ डाउट होते हैं सबके मन में, वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहली बात कि हायर प्लांट्स में या हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मान लीजिए हम ही लोगों में, हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम लोगों के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ टाइम के लिए देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं? जब हमारी बॉडी में कहीं पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, वरना हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। लेकिन हायर प्लांट्स में भी, हायर ऑर्गेनिज्म में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कुछ समय के लिए यहाँ पे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब अगर कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन सही से ना पहुँच पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के उस पार्ट में, जैसे ऐसे नॉर्मल समझिए, जब कभी कोई एथलीट दौड़ता है, जब वो रनिंग कर रहा होता है तो उसके बॉडी के अगर किसी मसल्स में या किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा होता है तो उसका मतलब ये है कि वो बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान दौड़ रहा होता है तो उसकी काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है, एनर्जी का बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा होता है। ऐसे में ऑक्सीजन सही तरीके से बॉडी के उस पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, और ऐसे में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो आपका वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट में आपको, या मसल्स के उस पार्ट, मसल्स में, माफ़ कीजिएगा, मसल्स में आपका पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है।
तो आप कभी दर्द होगा ना तो समझ जाइएगा कि अच्छा तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ओहो कहीं से पहुंचाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप बात समझे होंगे। तो हायर प्लांट्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ समय के लिए देखने के लिए मिल जाता है। जब कभी भी उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। इसी वजह से जब हम दौड़ के रुकते हैं तो हम काफ़ी थका हुआ, काफ़ी थका थका सा बॉडी में पेन महसूस करते हैं। उसकी वजह यही है कि बॉडी में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती है, खासकर ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है और उस तरीके से हम ऑक्सीजन को अडॉप्ट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आप बात समझ गए होंगे। चलिए कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि आपका जो स्टेज है रेस्पिरेशन का, जो मेथड है, 3 मेथड ग्लाइकोलिसिस, कर्ब साइकिल और आपका ईटीएस, उसमें क्या होता है वो हल्का सा जरा सा जान लीजिए। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक, ग्लाइकोलिसिस में आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कर्ब साइकिल और आपका ईटीएस में क्या होता है, इसमें आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं आप बात को समझ गए होंगे कि कर्ब साइकिल और ईटीएस में आपको मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होगी। ठीक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होगी, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये प्रोसेस हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 4 एटीपी बनते हैं, उसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाता है और 2 एटीपी आपका बचा रहता है। कर्ब साइकिल में आपके 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और जो सबसे लास्ट है ईटीएस, उसमें आपकी 34 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। चूँकि इस पूरे प्रोसेस में 40 एटीपी बनता है, लेकिन 2 एटीपी खर्चा हो जाने की वजह से इस पूरे प्रोसेस से हमें 38 एटीपी प्राप्त होता है। यही हमारे बॉडी में चला जाता है, या कह सकते हैं सेल के पावर हाउस में स्टोर रहता है, जो भी कह लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको केमिस्ट्री से संबंधित वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से भी चेक इन कर सकते हैं। आपको सन की केमिस्ट्री नाम से एक चैनल मिलेगा, वहां पे आपको केमिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएगी। वहां पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहां से क्वेश्चन भी आता है, खासकर आयुपैक आता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें से पूछी जाती है, खासकर आइसोमेरिज्म। तो इस वजह से अगर आप केमिस्ट्री के शौकीन हैं तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने चीज़ें दी हैं, तो जाहिर सी बात है समझ में आएगी। तो आप वहाँ पे जाकर चेक इन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक कर लीजिएगा। वैसे लाइक करेंगे तो खुशी मिलेगी, जो भी आपका मन है कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस और आपका कर्ब साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो टाटा बाय बाय।